स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें इस वीडियो के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और स्टूडेंट जो ये इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नोट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में से ले लेना, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में। तो ये लस्टर होते हैं। लस्टर मीन्स होता है जो शाइनी सरफेस रखते हैं। तो मेटल्स है शाइनी सरफेस, ऐसे मेटल जिनकी जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लस्टर। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपने देखे होंगे। तो ये कैसे होते हैं, चमकदार, शाइनी। और मेटल्स क्या होते हैं, हार्डनेस होती है उनमें। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। जैसे आयरन, कॉपर, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, ये काफ़ी हार्ड होती हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। पर इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, बाकी सब मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से भी कट किया जा सकता है, चाकू से इन्हें काटा जा सकता है, ठीक है। फिर मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कहने का मतलब। लेकिन यहाँ भी एक एग्जम्पशन है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसे हम थर्मामीटर में भी यूज़ करते हैं, भरा जाता है मरकरी का, ठीक है। बाकी सब सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीन्स है जिन्हें फैलाया जा सकता है ना। तो ऐसे मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को क्या बीट करके थिन शीट्स में बदला जा सकता है, ठीक है। मेटल्स को बीट करने के बाद थिन शीट्स में बदला जा सकता है, इसी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर का देख सकते हैं हम। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें फैलाया जा सकता है, इसलिए इनका यूज़ किस में, ज्वेलरी में किया जाता है। आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी आती है ना। इनको जब बीट किया जाता है तो ये थिन शीट्स में बदल जाते हैं, समझ में आया। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और ये मेलेबल है, मेलेबल मेटल है, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, वो होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसे पतले वायर्स में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर्स। मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं डक्टाइलिटी, है ना। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल कॉपर और एल्युमिनियम, ये जो आपने कॉपर और एल्युमिनियम वायर देखे होंगे, ये थिन वायर्स होते हैं जिनका यूज़ वायरिंग में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर का मीन्स होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास आउट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंडक्टर एंड हीट के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप इसमें सिल्वर आंसर लगाएंगे, सिल्वर ऑप्शन में नहीं है तो कॉपर लगाएंगे। तो सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। इनमें तुरंत करंट लग जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी, जनरली मेटल्स है हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई होता है ना। तो हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स, इसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई होता है। सॉरी, इनकी डेंसिटी लो है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो हो जाएगा, इसी वजह से इनका। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है
जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब मेटल को स्ट्राइक किया जाता है, उसकी सरफेस पर हम हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब भी किसी मेटल की हार्ड सरफेस पे हम स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे आपने बेल देखी होंगी स्कूल्स के अंदर, पहले बेल्स लगी होती थी, वो क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं बीट करने पर। अब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। अब हम देखेंगे, अभी देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें पहला वही लस्टर, जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, यानी वो शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है, उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। एग्जेम्पशन है एक, सिर्फ आयोडीन ऐसा है नॉन मेटल जो शाइनी होता है, बाकी कोई भी नॉन मेटल शाइनी सरफेस नहीं रखता है, ठीक है। नॉन मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक एग्जेम्पशन है, डायमंड। डायमंड एक कार्बन का फॉर्म होता है। ये जो डायमंड होता है काफ़ी हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड ही होता है, ठीक है। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड है, बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की स्टेट। एग्जिस्ट इन सॉलिड, ये सॉलिड एंड गैसीय स्टेट, ये सॉलिड और गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक एग्जेम्पशंस है, जो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब सॉलिड या गैसीय स्टेट में रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉन मेलेबल, ये नॉन मेलेबल होते हैं, है ना, इन्हें पीट के फैलाया नहीं जा सकता है। तो नॉन मेटल जितने भी हैं वो नॉन मेलेबल है। मेलेबल यानी फैलाना होता है, और नॉन मेलेबल का मतलब जिन्हें नहीं फैला सकते। अब नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यह है डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, इन्हें थिन वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल हैं। क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इनके अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक एग्जेम्पशन से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए, उस पर करंट लग सकता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। डेंसिटी, अब जो नॉन मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। लो डेंसिटी होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। अब नॉन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सोनोरस। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। क्लियर है। ये इनके हार्ड सरफेस को स्ट्राइक किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड को देखते हैं। जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिड्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या थे, बेसिक थे। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, जब मेटल की रिएक्शन एयर के साथ की जाएगी तो क्या होता है,
तो चलिए देखते हैं। मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन, जब मेटल प्लस ऑक्सीजन जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, है ना। ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है जिसमें 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमने कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, यानी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जो अलग अलग तरह के मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती है और वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं रिएक्ट सो विगोरियस दैट दे कैच द फायर इफ कीप्ड इन ओपन प्लेस, सो दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो काफ़ी विगोरियस का मतलब होता है तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। ये इतनी तेज़ी से ओपन प्लेस में अगर इनको रख दिया जाए तो ये फायर को कैच कर लेते हैं, आग में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों सोडियम एंड पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये फायर नहीं, हाईली रिएक्टिव है कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये दोनों हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हम, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड होते हैं, ये इनकी जो सरफेस होती है वो ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर हो जाती है। ये जो थिन लेयर से कवर हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 4 हैं, ये ऑक्साइड से रिएक्शन करके इस पर थिक लेयर बना लेते हैं ताकि इससे क्या होता है, फर्दर में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये यानी ये ऑक्सीडेशन से इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये जो ऑक्साइड बनाता है ये फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको प्रिवेंट करता है ना, इसको बचा के रखता है। ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, Fe does not burn on heating but iron filling burn vigorously। जो आयरन होता है, आयरन बर्न नहीं होता है, हीट देने पर जल्दी बर्न नहीं होता है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, ठीक है, आयरन, Fe को हम आयरन बोलते हैं। तो ये आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, जो आयरन का पाउडर होता है, इसको अगर बर्न किया जाता है तो ये तेज़ी से बर्न हो जाता है। जरा सी इसको आयरन फिलिंग यानी आयरन पाउडर को जैसे हीट देते हैं तो वो तेज़ी से बर्न होने लग जाता है, जबकि आयरन वेस्ट हीट से नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर होता है बर्न नहीं होता है हीट देने पर, लेकिन ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की क्या बना देता है, कोटिंग बना देता है ना। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की कोटेड के साथ कोटेड हो जाता है। ठीक है, कॉपर पूरा बर्न नहीं होता है, ये सिर्फ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में कोटेड हो जाता है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यानी Au गोल्ड और सिल्वर क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट एंड वाटर। इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है इन्हें। जब मेटल ऑक्साइड बेस और एसिड दोनों के साथ प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन करता है, तो साल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, इनको कहेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मेटल है, इसकी रिएक्शन एसिड से HCl से की जा रही है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन करा है, एसिड से, है ना। तो ये बनाता है AlCl3। ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ये एक साल्ट है, और H2O भी बनाता है। ठीक है, तो साल्ट और H2O बन रहा है मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन की। अब मेटेलिक ऑक्साइड की हम रिएक्शन बेस से कर रहे हैं, तो ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से की, तो इसने क्या बनाया, NaAlO2, है ना।
सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, ये भी क्या है, साल्ट है, और प्लस H2O बनाया। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, क्योंकि इसने एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट और H2O बनाया है ना। इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर है। तो ये Al2O3 क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको अभी तक। तो ये हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ की जाती है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई है ना, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ की, तो जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया इसने, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ये सोडियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ की, H2O वाटर है, तो इसने क्या बनाया, NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज हो गई। इसी तरह ये कैल्शियम है, एक मेटल है, इसकी रिएक्शन वाटर से की, H2O से की, तो इसने बनाया CaOH का होल्टाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज की, है ना। तो इसने हाइड्रोक्साइड बनाया। इसी तरह से ये आयरन है, आयरन को फेरिक भी बोल सकते हैं, Fe को हम फेरिक भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोल सकते हैं। तो ये आयरन ने वाटर के साथ रिएक्शन की, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाया, या इसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। Fe3O4 को हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिफरेंट अलग अलग मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो वाटर के डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट मेटल डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हैं। चलिए इसे भी हम समझते हैं। जैसे ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये रिएक्ट कर सकता है विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जबकि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है, तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं विथ स्टीम से, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं ये तीनों। क्लियर है। जबकि नेक्स्ट मेटल है हमारा Mg, मैग्नीशियम, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हॉट वाटर होगा तभी रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस पर रिएक्शन करके एज ए बबल के रूप में बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस होती है उसमें, है ना। तो इस तरह से ये उससे रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे Au, Ag, Cu एंड Pb। ये है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, है ना। डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये चारों ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड ये रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है हमेशा। ठीक है, जो मेटल होगा हमेशा डाइल्यूट एसिड से करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से नहीं करेगा, अदरवाइज वो डेंजर हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम मेटल की हमेशा रिएक्शन किससे होती है, डाइल्यूट एसिड से होती है। जब भी ये मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, ये आयरन है, आयरन एक मेटल है और HCl एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ आयरन ने रिएक्शन की और क्या बनाया, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन करके FeCl2, FeCl2 क्या है, साल्ट है, फेरिक क्लोराइड, और ये साल्ट है और साथ में इसने हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ की, ये हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज़ कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम लिया, ये भी एक मेटल है, इसने एसिड HCl के साथ रिएक्शन की, तो एल्यूमिनियम ने HCl के साथ रिएक्शन की करके AlCl3 बनाया, ये भी क्या है,
एक साल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो मेटल ने जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन की तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑफ अदर मेटल साल्ट। जब मेटल रिएक्शन करता है अदर मेटल साल्ट से के सॉल्यूशन के साथ में तो क्या होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो मेटल ए है एक और साल्ट सॉल्यूशन मेटल बी है। जब मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन मेटल बी के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी बनाता है। क्लियर है, यानी मेटल ए जो है मेटल साल्ट सॉल्यूशन मेटल बी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, और खुद आ जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, मेटल ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया। तो एग्जांपल जैसे फेरिक है और ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है और ये आयरन है। जब कॉपर सल्फेट आयरन से के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉपर को हटा देता है और खुद आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। फेरिक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो फेरिक ने कॉपर सल्फेट में इस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, फेरिक सल्फेट FeSO4 बन गया और इसने कॉपर को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर हम ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है और किस तरह से कर सकता है ना। तो ये हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये आपको एक सीरीज लिस्ट ऑफ मेटल की सीरीज दी हुई है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। इसमें रिएक्टिविटी यानी ऊपर मोस्ट रिएक्टिविटी है और नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे इसके अंदर, है ना। यहाँ हमें लिखा भी है रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम पर जाने पर ये लेस रिएक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, ये मेटल को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। समझ में आ रहा है? जो मेटल्स की लिस्ट लिखी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इनकी रिएक्टिविटी। क्लियर है? और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है कहाँ से? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप में जो लिखे हुए हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं, मोर रिएक्टिव हैं और नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, रिएक्टिव डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसे हम देखते हैं, ये लिस्ट को देख लेते हैं अब हम, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये लिस्ट में सोडियम सबसे ऊपर लिखा है, हमारा पोटेशियम, उसके नीचे लिखा है सोडियम, Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक आयरन, लेड हाइड्रोजन, कॉपर और Hg होता है मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये हमारे पास मेटल्स लिखे हुए हैं जिसमें ऊपर से हम नीचे जब जाएंगे तो ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे ये पोटेशियम और सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अब हमने पिछले पेज पे देखा था कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि देखो आयरन पहले आ रहा है और कॉपर बाद में आ रहा है, यानी आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर के ऊपर जो ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब यहाँ मेटल लिखे हुए हैं। तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स लिखे हुए हैं ये सब हाईली रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही Fe के ऊपर जो लिखे हुए हैं वो Fe को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह से हटा के ये लग सकते हैं। जो पोटेशियम है ये सबसे ऊपर लिखा है तो ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है ना, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बाकी ये इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से Au है, Au के ऊपर सब हैं, ये सब Au को डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। आयरन लिखा है आपका, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। समझ में आया क्यों किया था? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या होती है, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो इसे देखते हैं अब हम।
है ना, मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो एलिमेंट्स होता है, रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि उसकी एक ही टेंडेंसी होती है कि जो उसका वैलेंस सेल है, वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली फिल होना चाहिए, है ना। जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि उनकी वैलेंसी सेल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसके जो एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा उसमें 3 शेल काम आएंगे, है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं, और अब बचा हमारे पास क्या, देखो 8 और 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब यहाँ 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि थर्ड शेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी हम ये 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा कि इसका जो वैलेंसी सेल है, जो लास्ट शेल होता है वो उसका वैलेंसी सेल होता है, ये एक ही है। अब इसको कम्प्लीटली फिल करना है। इसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए इसे क्या कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 होने चाहिए। वैलेंसी सेल वाला जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 1 है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए या तो इसमें 7 आ जाए, या फिर ये क्या कर दें, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो फिर इसका जो वैलेंसी सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर सेकंड वाला बनेगा, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये लूज़ कर देगा तो इसके सिर्फ 2 ही सेल रह जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये इसका Na कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो 8 वैलेंसी सेल है, ये कंप्लीट है ना। वैलेंसी सेल वैलेंसी करने के लिए जो उनका सेल होता है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 से लेस देन होंगे वो हमेशा लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और जिनमें ज़्यादा होंगे वो गेन करेंगे। क्लियर है। इस तरह से वो अपने वैलेंसी सेल को कंप्लीट करते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वैलेंसी को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसी सेल टू फॉर्म कैटायन। जो मेटल होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है वैलेंसी सेल से, है ना। जो इसका वैलेंसी सेल से मेटल को लूज़ करेगा, और जब ये लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, है ना। ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। यानी जो मेटल होगा उस पर प्लस का साइन आ जाएगा, है ना, उस पर प्लस का साइन आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, कैटायन। तो सोडियम पे प्लस का साइन आ गया तो इसने क्या बनाया, कैटायन, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल टू फॉर्म एनायन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। वैलेंसी सेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। तो ये एनायन बनाते हैं। जैसे हम ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये इस पर माइनस आ जाएगा। एनायन को हम हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन आयन कहलाएगा, है ना। तो नॉन मेटल हमेशा लूज़ करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल एनायन बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एनायन और कैटायन और एनायन के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है, जो जब मेटल और नॉन मेटल के एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारे पास बनता है कंपाउंड, उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये आयनों के एक्सचेंज से बन रहा है ना। तो मेटल नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड बनाता है, या इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स क्या था। क्लियर है, कैटायन क्या थे, एनायन क्या थे और आयोनिक कंपाउंड कैसे बने।
अब हम इनका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, इसे देखते हैं हम। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो हमने सबसे पहले लिखा सोडियम, सोडियम जो है मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 281, क्लोरीन का हमने लिखा 287, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये मेटल अपना एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। तो हमने ये सोडियम लिखा और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन भी बना देते हैं। तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने, 7। तो ये हो गए 4, 5, 6 और एक ये 7। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन को दे देगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को, और अपना ये आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, क्लोरीन को। चलिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरीन के पास। तो हमने ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो ये क्लोरीन के पास आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाता है NaCl का। क्लियर है। अब Na पे क्या आ जाएगा, प्लस, और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आयन, है ना। तो ये बन गया हमारा NaCl। ठीक है, इसे हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सोडियम है, इसमें 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने Na प्लस बना लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Na प्लस बन गया। तो यहाँ 2 और 8 रह गए और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्लोरीन के बारे में भी देखेंगे, है ना। क्लोरीन में भी देखेंगे। अब ये सोडियम में समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, और क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन माइनस आयन बन गया, कैटायन। तो ये 288 हो गया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो गेन करते इस पर माइनस आ गया, और ये 288 इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl समझ में आया, Na प्लस बना क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, AlCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल भी देखते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। और क्लोरीन का भी हमने देखा 17 है, तो 287 है। अब देखिए, एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये जो एल्यूमिनियम है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, है ना। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। तो ये हमने क्लोरीन लिखा और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके हमने मेंशन कर दिए। ये हमने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखिए, एल्यूमिनियम का जो ये एक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। तो ये क्लोरीन का तो कंप्लीट हो गया, सेल कंप्लीट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है एल्यूमिनियम के पास, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन को दे देगा, है ना। दूसरे क्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन को अपना दे देगा इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इनका फॉर्मेशन बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम अपना इसका कॉन्फ़िगरेशन था, और इस पे क्या आ जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा, और क्लोरीन पे माइनस माइनस एक एक आ जाएंगे। ठीक है, इसे भी समझते हैं इक्वेशन से। एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस पे एल्यूमिनियम पे क्या आएगा, +2। इसका 282 था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो 2 और 8 रह गया, और साथ में इसमें प्लस आ जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्लोरीन को दे दिए जाएंगे। ये क्लोरीन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो क्लोरीन पर माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 287, और इसमें प्लस करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन। ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें सिर्फ क्लोरीन आएगा, 288, और इस पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है मेटल और नॉन मेटल का। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। तो फिजिकल नेचर, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटाइल। जो ये होते हैं सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और ब्रेक किए जा सकता है इनको। ब्रिटाइल का मतलब होता है ब्रेक किया जा सकता है।
ठीक है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड हार्ड होते हैं और इन्हें ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ब्रेटाइल का मतलब समझ में आ गया आपको, ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल हो जाते हैं बट केरोसिन पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ठीक है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो सॉल्यूशन फॉर्म होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर देते हैं। लेकिन इनकी जो सॉलिड स्टेट में होते हैं आयोनिक कंपाउंड वो कंडक्शन नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मोल्टन का मतलब होता है मेलेबल। ठीक है ना, मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हमें कैसे मिला ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।